Good morning dear students. Myself Sanjana Nishant Shrivastava और वेलकम टू कॉन्सेप्ट JEE एंड नीट. आज आपकी 11th की फर्स्ट क्लास है एंड आई विल बी डीलिंग विद द ज़ूलॉजी पोर्शन फॉर बायोलॉजी. आप बच्चे जब 10th स्टैंडर्ड से 11th स्टैंडर्ड में आते हैं तो देयर इज़ अ वास्ट डिफरेंस इन द सिलेबस, जो बाइफिकेशन हो जाती है बायोलॉजी की इनटू ज़ूलॉजी एंड बॉटनी. तो ज़ूलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है हम यहाँ पर डील करेंगे, इट इज़ एनिमल डाइवर्सिटी. ओके, सो वील डील विद एनिमल डाइवर्सिटी टुडे. और एनिमल डाइवर्सिटी में हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम. एनिमल किंगडम पढ़ने से पहले आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है जो क्लासिफिकेशन दी गई थी बाय कार्ल वूज. कार्ल वूज पढ़ा है सबने? कार्ल वूज ही गेव 6 किंगडम क्लासिफिकेशन, राइट? सो अकॉर्डिंग टू कार्ल वूज उनकी जो 6 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, in 6 kingdom classification, according to the 6 kingdom classification, the living beings they were divided into prokaryotes and eukaryotes. prokaryotes पता है आपको? प्रिमिटिव बींग्स, यूकैरियोट्स, न्यू बींग्स. प्रिमिटिव का मतलब क्या है? प्रिमिटिव दे विल नॉट हैव अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. तो जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो कहाँ पर होगा? इट विल बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म इन द फॉर्म ऑफ न्यूक्लियोइड. हम उसके लिए नाम यूज़ करते हैं न्यूक्लियोइड. पढ़ा है आपको? यूकैरियोट्स दे आर हैविंग अ वेल डेवलप्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. सो प्रोकैरियोट्स में वी हैव मोनेरन्स. यूकैरियोट्स में 4 हैं, प्रोटेस्टा, fungi, plantae and finally kingdom Animalia. Okay, so 6 kingdom classification में first kingdom है मोनेरन्स, दूसरा kingdom प्रोटेस्टा, fungi, plantae and Animalia. The monerans, according to Carl Woese, he divided kingdom Monera into Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria is primitive bacteria and Eubacteria is modern bacteria. So we are having 6 kingdoms: Archaebacteria, Eubacteria, Archaebacteria, Eubacteria, Protista, fungi, Plantae and kingdom Animalia. So we will focus on kingdom Animalia. We'll focus on kingdom Animalia. So what are animals? Animals क्या है? They are eukaryotic. The animals, they are eukaryotic. They are multicellular. मल्टीसेलुलर का मतलब पता है? दे आर हैविंग मल्टीपल सेल्स इन द बॉडी. और जो सेल्स हैं दे आर कोऑर्डिनेटिंग इन द बॉडी टू फंक्शन एज टिश्यू, ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम. इतना पता है आपको? सो एनिमल्स आर सिंपल यूकैरियोट्स, मल्टीसेलुलर विथ होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. सो जो फूड है दे कैन एनगल्फ द फूड, बी इट इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म. सो एनिमेलिया, किंगडम एनिमेलिया पढ़ेंगे हम ज़ूलॉजी में. एंड लेट मी आस्क यू, हु वाज द फादर ऑफ ज़ूलॉजी?
Yes, it was Aristotle. So Aristotle was the father of zoology. He was the father of zoology. Okay. So according to Aristotle, the animals, he divided the animals into two groups, Anima and Inema. He divided the animals into two groups, that is Anima and Inema. किस बेसिस पे डिवाइड किया गया था? Depending upon the presence of blood or RBC. If they are having blood or RBC in the body, presence or absence of blood and RBC. So Anema group, they are not having any blood and the blood doesn't contain any RBC. Blood ही नहीं है तो RBC होगा ही नहीं. So they are having no blood, no RBC. No blood, no RBC. इसमें आते हैं हमारे प्रिमिटिव एनिमल्स. इसमें आते हैं हमारे प्रिमिटिव एनिमल इनवर्टिब्रेट्स. आपको मैं बताऊंगी इनवर्टिब्रेट्स, आप इतना जान लीजिए, इनवर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं है. आपने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में इनवर्टिब्रेट्स के बारे में. यस, स्लाइटली आपको पता है इनवर्टिब्रेट्स क्या हैं. दे आर हैविंग वर्टिब्रल कॉलम इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट. तो इनवर्टिब्रेट्स के एग्जाम्पल पता है आपको? यस, इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं हमारे स्पॉन्जेस, निडेरियंस, प्लैटीहेलमिंथस, एस्केलमिंथस, एनालीडा, आर्थ्रोपोडा, सो ऑन. So invertebrates, they are also said to be non-chordates. और जो इनीमा ग्रुप है उसमें ब्लड प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है. सो यहाँ पर ब्लड इज प्रेजेंट, आरबीसी इज प्रेजेंट. सो ये जो ग्रुप है इनमें आते हैं हमारे वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स में क्या है? वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स. ओके, सो वर्टिब्रेट्स और कॉर्डेट्स इंक्लूड्स द फिशेस, यानी कि पाइसेस ग्रुप, एम्फीबिया जिसमें आते हैं हमारे फ्रॉग, टोड, रेप्टिलिया जिसमें आते हैं स्नेक्स, लिजर्ड्स, और एव्स, बर्ड्स, एंड वी आर मैमल्स. सो वर्टिब्रेट्स में हैं आपके फिशेस, amphibians, aves, reptilia, mammalia, so on and so forth. Fine. So this was the demarcation given by Aristotle. अब एरिस्टोटल ने जब इनको डिवाइड किया तो यहाँ पर उन्होंने एक बेसिस बनाया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्लड. हम कहते हैं कि हम चीज़ों को क्लासिफाई करते हैं. बायोलॉजी में एक टर्म है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन पे ही पूरी डाइवर्सिटी बेस्ड है. व्हाट इज, लेट अस नो व्हाट इज क्लासिफिकेशन. तो अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में पूछूं व्हाट इज क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है? उनको बांटना, डिवाइड करना. सो डिवाइड करना किस बेसिस पे? अगर हम दो एनिमल्स को देखते हैं तो हम उनको किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? या तो वो एकदम अलग दिखते हो एक दूसरे से तो हम उनको अलग अलग ग्रुप में सेपरेट करेंगे. अलग अलग कैसे दिखने में होंगे ना? सो डिपेंडिंग अपॉन द आउटर अपीयरेंस, यानी कि उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे.
सो पहला पॉइंट जो हम है वो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे है, हम उसको डिवाइड करते हैं. सो क्लासिफिकेशन इज it is scientific ordering of organisms on the basis of similarities या डिससिमिलैरिटीज़. किसमें? उनकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी में, इन द मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल अपीयरेंस में, इन द मॉर्फोलॉजी दैट इज़ द एक्सटर्नल अपीयरेंस. और किस में डिफरेंस? उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर में डिफरेंस यानी कि उनकी एनाटॉमी में. फिर और किसमें? उनकी फाइलोजेनी और एवोल्यूशनरी ट्रेंड में. फाइलोजेनी एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड कैसे हुआ? उनकी अपने एंसेस्टर्स से जो आज वो हैं, वो पूरा जो सीक्वेंस है डेवलपमेंट का, उसको कहते हैं हम फाइलोजेनी एंड एवोल्यूशनरी ट्रेंड. सो जो लोअर एनिमल्स हैं दे आर प्रिमिटिव, जो हायर एनिमल्स हैं वो कैसे हैं? एडवांस हैं. सो दिस इज द फाइलोजेनी एंड द एवोल्यूशनरी ट्रेंड. सो क्लासिफिकेशन इज साइंटिफिक ऑर्डरिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ similarities and dissimilarities in the morphology, anatomy, phylogeny and evolutionary trend. Fine? Okay. Now we'll study the features, the basic features of kingdom Animalia. क्या बेसिक फीचर्स हैं जिसकी वजह से उनको किंगडम एनिमेलिया में रखा गया है? व्हाट आर द बेसिक फीचर्स बिकॉज ऑफ विच वी पुट देम इन किंगडम एनिमेलिया? सो बेसिक फीचर्स ऑफ kingdom Animalia. So the first basic feature would be the animals, they are heterotrophic. The animals are heterotrophic. हेट्रोट्रॉफिक का मतलब पता है? यस, हेट्रोट्रॉफिक विल मीन द एनिमल्स दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड. एनिमल्स खुद का खाना नहीं बना सकते, दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दस दे आर नोन एज हेट्रोट्रॉफिक. They are dependent upon others for food. Either they are dependent upon the plants for food, that means they are directly dependent upon the plants for food. दूसरा है either they are dependent upon the lower animals for food. So they may be directly or indirectly dependent upon plants for food. So they are directly dependent and they are indirectly dependent upon the plants for food. Directly dependent का मतलब क्या है? The animals, they are eating the plants, so they are directly dependent upon the plants for food. Directly dependent upon the plants and indirectly dependent upon the plants पे. So अगर वो plants खाते हैं तो they are directly dependent. कौन है वो? Autotrophs. Sorry, they are herbivores. Herbivores हैं दो directly dependent है on plants. So herbivorous animals are directly dependent upon the plants for food. Indirectly dependent कौन से हैं? जो flesh eating animals हैं, जो lower herbivorous animals को खाते हैं. Herbivorous animals plants खाते हैं, वो herbivorous animals को खाते हैं. So they are carnivorous और
omnivorous. They are either carnivorous or omnivorous animals. ठीक है, so they are heterotrophic in nature. Next point, the body of the animal is made up of multiple cells. The body of the animal is made up of multiple cells, so we can say that they are what? They are multicellular. कैसे हैं वो? उनकी बॉडी मल्टीपल सेल्स की बनी है. जो सेल्स हैं वो फंक्शन कर रहे हैं आपस में, अपना अपना काम कर रहे हैं, या तो कोऑर्डिनेशन में फंक्शन कर रहे हैं, टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू भी कोऑर्डिनेशन में काम करके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन्स भी कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो जो सेल है इधर गिविंग राइट्स टू tissues, different tissues giving rise to organs and different organs giving rise to the organ system. So the body जो है overall बहुत सारे cells की बनी है, so they are known as multicellular. So they are multicellular in nature. Third है जो mode of nutrition है, it is holozoic. Holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition. Holozoic mode of nutrition का मतलब क्या होगा बेटा? So holozoic mode of nutrition को कहते हैं animal like mode of nutrition. Animal like mode of nutrition will mean they have the ability to engulf a part of plant or part of animal either in solid or liquid form. So they have the ability to engulf a part of plant or part of animal as their food, either partially or totally, be it in solid form or liquid form. इस टाइप की न्यूट्रिशन को कहते हैं हम holozoic mode of nutrition. This type of nutrition is known as holozoic mode of nutrition. So holozoic mode of nutrition, it involves, पहले क्या करते हैं? खाना खाते हैं, you intake the food, that is ingestion. So the holozoic mode of nutrition, it involves, ये involve करता है first ingestion. Ingestion is intake of food. Ingestion is intake of food. दूसरा पॉइंट है swallowing of food. पहले खाना खाया, उसके बाद क्या किया? खाना को swallow करेंगे हम. So it is swallowing of food. Swallowing of food. Swallowing of food के लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं हम, deglutition. It is swallowing of food is known as deglutition. Deglutition of food. फिर जब फूड swallow कर लिया तो क्या होगा? फूड डाइजेस्ट होगा. अगर कॉम्प्लेक्स फूड में खाना खाया है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ना है, सो दैट इज नोन एज डाइजेशन. डाइजेशन ऑफ फूड. सो फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में टूट गया. अब क्या करेंगे? सिंपल फॉर्म को क्या होगा? अब्जॉर्ब होना चाहिए. सो इट इज अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. अब फूड जब अब्जॉर्ब हुआ तो फाइनल काम क्या है फूड का? एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइट? सो इट इज एसिमिलेशन. एसिमिलेशन. और जो अनवांटेड वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, दैट इज इजेशन. इजेशन ऑफ फूड. So holozoic mode of nutrition involves ingestion, swallowing, digestion, absorption, assimilation and egestion. Okay? Next. यहाँ तक क्लियर है? Okay. Fine. Fourth point है they are eukaryotic. They are animals are what? They are eukaryotic. Eukaryotic का मतलब क्या है? They are having a well developed nuclear membrane and membrane
cell organelles. Okay, so they are having well developed nuclear membrane and double or single membrane cell organelle. Cell organelle क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, ये सारे सेल ऑर्गेनेली है. और डू दे हैव अ सेल वॉल? नो. सो यहाँ पर जो एनिमल्स हैं दे आर यूकैरियोट्स, दे आर हैविंग अ वेल developed nuclear membrane and double or single membrane cell organelles, and there is absence of cell wall. Next point, the animals they show the property of growth. बढ़ते हैं? Yes, so they show the property of growth. Next, the animals एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं? Yes, so they can locomote from one place to the other. So they show the property of locomotion. They show the property of locomotion. खाने के लिए, अपने प्रे को ढूंढने के लिए, प्रेडेटर से बचने के लिए वो एक जगह से दूसरी जगह में मूव करते हैं. दैट इज लोकोमोशन. नेक्स्ट, they are having a well developed neural and sensory system. So presence of neural and sensory system. Neural and sensory system. So neural and sensory system किस लिए चाहिए? सो दैट दे कैन मॉनिटर द एनवायरनमेंट इन विच दे आर लिविंग. जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहे हैं उसकी सराउंडिंग को मॉनिटर करें, अपने आप को प्रेडेटर से बचाएं, प्रे को कैप्चर करें जो उनका फूड है. सो बिकॉज ऑफ वेल डेवलप्ड न्यूरल एंड सेंसरी सिस्टम दे कैन सेंस द लिविंग बीइंग्स और द ऑर्गेनिजम्स और द एनवायरनमेंट which is in which it is present. So presence of well developed neural and sensory system, and they are showing reproduction. Reproduction is the ability to produce the young one for the continuation of the species. So reproduction, either it can be by asexual mode in case of lower animals we'll study, and either it can be sexual. Okay, so till now we have studied the basic features of kingdom Animalia. First point क्या था? The animals they are showing heterotrophic nutrition. They cannot prepare their own food. They are directly or indirectly depending upon the plants for food. दूसरा point हमने देखा, the animals are multicellular. Yes, the animals are multicellular. थर्ड पॉइंट क्या देखा हमने? दे आर शोइंग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इनगल्फ करते हैं खाने को, सॉलिड फॉर्म में हो या लिक्विड फॉर्म में हो. सो दे आर शोइंग द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. फोर्थ पॉइंट क्या देखा? दे आर यूकैरियोट्स. यस, दे आर यूकैरियोट्स. दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ ग्रोथ. एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं, लोकोमोशन शो करते हैं, वेल डेवलप्ड उनका न्यूरल और सेंसरी सिस्टम है, और दे शो द प्रॉपर्टी ऑफ रिप्रोडक्शन. अपने जैसा यंग वन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहे. The reproduction involves either asexual reproduction as you can see in the lower animals, or sexual mode of reproduction in higher animals. Okay, next. So the multicellular eukaryotic animals with holozoic mode of nutrition, they come under the group Metazoa. So they are included in the group Metazoa. Multicellular eukaryotic showing holozoic mode of nutrition. जो मेटाजोआ है इनको दो सब ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं. पहला है आपका पैराजोआ. फर्स्ट इज पैराजोआ, और दूसरा ग्रुप है हमारा, दूसरा सब ग्रुप है हमारा यूमेटाजोआ. यूमेटाजोआ. पैराजोआ क्या है बेटा? पैराजोआ दे आर primitive animals. Parazoa they are having
पोर्स इन द बॉडी, पोर्स से याद है आपने पढ़ा है आपने स्पॉन्जेस, यस. सो पैराजोआ इंक्लूड्स द स्पॉन्जेस और द पॉरीफेरेंस. इनकी जो बॉडी है किसकी बनी है? द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल. द बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स. सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे है ये. सो जो सेल है बहुत सारे सेल की बनी है और सेल आपस में कोई बातचीत नहीं करते, कोई कोऑर्डिनेशन शो नहीं करते. देयर इज नो डिवीजन ऑफ लेबर. सब आपस में इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से अपना काम करते जाते हैं. सो द बॉडी इज मेनली मेड अप ऑफ सेल. सो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारा, इट इज़ यहाँ पर पॉरीफेरेंस का, इट इज़ सेल, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो यहाँ पर बॉडी जो है it is made up of cell. तो सेल में जो है there is no division of labor, no division of labor and they are working independently. So इसमें मैंने आपको बताया इसमें क्या आते हैं, इसमें आते हैं हमारे पॉरीफेरा. पॉरीफेरा फाइलम पॉरीफेरा कम्स इन दिस सब ग्रुप. फाइलम पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा. फाइलम पॉरीफेरा का एग्जाम्पल स्पॉन्जेस. स्पॉन्जेस दे कम इन फाइलम पॉरीफेरा. ओके. दूसरा है हमारा, दूसरा ग्रुप है यू मेटाजोआ. यू मेटाजोआ में इनसे हायर लेवल के एनिमल्स आएंगे. उनकी बॉडी किसकी बनी है? टिश्यू की बनी है. टिश्यू की बनी है क्या मतलब? टिश्यू का मतलब क्या होता है? सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर टू फॉर्म द टिश्यू. फिर उनकी बॉडी, जो हायर एनिमल्स हैं उनसे भी उनकी बॉडी किसकी बनी है? ऑर्गन्स की. ऑर्गन्स का जो टिश्यू है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू, दे आर वर्किंग इन कोऑर्डिनेशन विथ ईच अदर टू फॉर्म द ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फिर उससे हायर एनिमल्स जाएंगे तो उनकी बॉडी किसकी बनी है? पूरे ऑर्गन सिस्टम की. तो ऑर्गन सिस्टम क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर वर्किंग डिपेंडेंटली विथ ईच अदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या? जैसे हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है ना माउथ को, ईसोफेगस को, स्टमक को, लिवर को, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन. ये सब क्या है? ऑर्गन्स हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स हैं. सो दे आर फॉर्मिंग द ऑर्गन सिस्टम. तो यहाँ पर जो यू मेटाजोन्स हैं इनकी बॉडी बनी है टिश्यू की, ऑर्गन की और ऑर्गन सिस्टम की. सो द बॉडी इज made up of tissue, organ और organ system. ओके. तो इसमें कौन कौन से फाइलम आएंगे? फाइलम तुम्हारा निडेरिया यानी कि सीलेंट्रेटा. तो इसमें आता है फाइलम निडेरिया. फाइलम निडेरिया. निडेरिया इज ऑल्सो नोन एज सीलेंट्रेटा. सीलेंट्रेटा एक माइनर फाइलम है. उसके बाद दैट इज टीनोफोरा. नेक्स्ट इज द टीनोफोरा. उसके बाद आता है हमारे फ्लैटवर्म्स यानी कि प्लैटीहेलमिन्थस. सो आफ्टर दैट कम्स प्लैटीहेलमिन्थस. दे आर फ्लैटवर्म. द बॉडी इज डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड. उसके बाद आते हैं हमारे राउंड वर्म्स एस्केलमिन्थस. एस्केलमिन्थस और नीमाथेलमिन्थस. एस्केलमिन्थस और नीमाथेलमिन्थस. नीमाथेलमिन्थस. उसके बाद आते हैं हमारे सेगमेंटल वर्म्स. क्या है? एनालीड्स. सो एनालीड्स दे आर सेगमेंटल वर्म्स, एनालीडा. उसके बाद आता है हमारा सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. नहीं, उसके पहले कौन आता है? इंसेक्ट्स. आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा.
फिर आते हैं हमारे सॉफ्ट बॉडीज एनिमल्स, मोलस्क्स, मोलस्का। ओके, यहाँ लिख रही हूँ मोलस्का। मोलस्का के बाद कौन से आते हैं? स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स, अकाइनोडर्म्स, एंड लास्ट में आते हैं हमारे कॉर्डेट्स। अकाइनोडर्म्स और कॉर्डेट्स के बीच में आता है कोई? यस, वी हैव द हेमिकॉर्डेट्स, वी आर हैविंग द हेमिकॉर्डेट्स। After hemichordates we have the chordates. ओके, सो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि जो बॉडी है वो टिश्यू, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल पे ऑर्गेनाइज्ड है। निडेरिया एंड टीनोफोरा, द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ टिश्यू, द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ टिश्यू। Cnidaria and Ctenophora. Platyhelminthes, body is organized at the level of organ. And in case of Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderms, Hemichordates and Chordates, the body is organized at the level of organ system. Okay? So, Parazoans, Poriferans, body organized at the level of cell. Eumetazoans, body organized at a level of tissue, organ or organ system. Cnidaria, Ctenophora at the level of tissue. Platyhelminthes at the level of organ. Aschelminthes, Annelida, Arthropoda, Mollusca, Echinoderms, Hemichordates, Chordates, body is organized at the level of organ system. Clear till now? Fine. Next, we'll study the basis of classification. किस basis पे हम animals को classify कर सकते हैं? The basis on which we can classify these animals. So, basis of classification includes basis of classification. पहला है, किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं? उनके हैबिटेट के बेसिस पे, कहाँ रहते हैं वो, व्हाट इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द एनिमल, दैट इज़ द हैबिटेट. वी कैन क्लासीफाई देम अकॉर्डिंग टू द हैबिटेट, दैट इज़ द ड्वेलिंग प्लेस ऑफ द एनिमल. कहाँ रहते हैं? ड्वेलिंग प्लेस के बेसिस पे हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं. दूसरा क्या है? एनिमल का नेचर कैसा है. एनिमल का नेचर, क्या तो वो अकेला रहना चाहता है, इधर इट इज़ सॉलिटरी, अगर वो कॉलोनीज़ में रहना चाहता है, कॉलोनियल है, या तो कॉलोनीज़ में रहता है, एक दूसरे की हेल्प नहीं करता है, ग्रेगेरियस है. ओके, अगर वो दिन में एक्टिव है, डायर्नल है, रात में एक्टिव है, नॉक्टर्नल है, पैरासाइट है, होस्ट के बॉडी के बाहर रहता है, एक्टोपैरासाइट, होस्ट की बॉडी के अंदर रहता है, एंडोपैरासाइट. तो इन सब बेसिस पे हम उसके नेचर के बेसिस पे एनिमल्स को हम क्लासिफाई कर सकते हैं. दैट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द हैबिट. उसका हैबिट कैसा है, दैट इज़ द नेचर ऑफ द एनिमल. थर्ड है लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. मैंने आपको बताया भी कि वो किस लेवल या ग्रेड पे ऑर्गेनाइज है. या तो उसकी बॉडी सेल की बनी है, या तो सेल मिलके आपस में कोऑर्डिनेट करके टिश्यू बना रहे हैं, बॉडी टिश्यू की बनी है, या तो
जो टिश्यू है वो कोऑर्डिनेट करके ऑर्गन बना रहा है, बॉडी ऑर्गन्स की बनी, डिफरेंट ऑर्गन्स की बनी है, या तो सारे ऑर्गन्स दे आर कोऑर्डिनेटिंग विद ईच अदर टू फॉर्म द ऑर्गन सिस्टम. तो द बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड एट द लेवल ऑफ ऑर्गन सिस्टम. सो ये है आपका लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, लेवल या ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. फोर्थ है बॉडी के प्लान के बेसिस पे. बॉडी बस सेल के क्लस्टर्स की बनी है, सेल एग्रीगेट है, सेल के क्लस्टर्स की बनी है. या तो बॉडी एक सैक के जैसी है. सैक सुना आपने? यस. सैक में देखा होगा एक ही ओपनिंग होती है, नीचे वाली ओपनिंग बंद होती है. यस. तो द बॉडी इज हैविंग ओनली वन ओपनिंग, उसको कहते हैं हम ब्लाइंड सैक. आपको पढ़ाऊंगी. या तो बॉडी ट्यूब की जैसी है. ट्यूब में बॉडी एक ट्यूब के अंदर दूसरी ट्यूब है. जैसे हमारी बॉडी है, एक ट्यूब इमेजिन करो, उसके अंदर जो एलिमेंट्री कैनाल रन करती है वो दूसरी ट्यूब. सो द बॉडी इज ट्यूब विद इन ट्यूब. तो उस बेसिस पे हम उसके पढ़ेंगे बॉडी प्लान को, बॉडी प्लान. सो वी स्टडी द बॉडी प्लान. फिर आता है उसका सिमेट्री. हाउ इज द सिमेट्री ऑफ द बॉडी? सिमेट्री का मतलब है कि आप कोई इमेजिनरी एक्सिस या प्लेन से बॉडी के थ्रू पास कराएंगे उसको, तो यू विल सी इफ इट इज डिवाइडिंग द बॉडी इनटू इक्वल पार्ट्स और नो. तो अगर वो डिवाइड नहीं कर पा रहा है तो कैसा है? एसिमेट्रिकल है. फिर हम पढ़ेंगे रेडियली सिमेट्रिकल क्या होता है. फिर हम पढ़ेंगे कि बायरेडियल सिमेट्री क्या होती है, बायलैटरल सिमेट्री क्या होती है. सो वी विल स्टडी द सिमेट्री ऑफ द बॉडी. फिर क्या पढ़ेंगे आप? नेक्स्ट वी विल स्टडी द जर्म लेयर्स. जर्म लेयर्स क्या होती है? जब गैस्ट्रुला फॉर्म होता है, जब आर्किन्टेरॉन फॉर्म होएगा तो उस टाइम पे जर्म लेयर्स फॉर्म होंगी बॉडी की. बाहर की तरफ जो लेयर क्या है? बाहर की तरफ है एक्टोडर्म, अंदर की तरफ है एंडोडर्म, बीच में है मीजोडर्म. ये सारे क्या है? ये तीनों जर्म लेयर्स हैं हमारी बॉडी के. सो दे आर द जर्मिनल लेयर्स. तो जर्म लेयर्स के बेसिस पे आप पढ़ेंगे या तो बस बॉडी में 2 जर्म लेयर्स हैं या बॉडी में 3 जर्म लेयर्स हैं, उसके बेसिस पे आप पढ़ेंगे. फिर नेक्स्ट फिर आप पढ़ेंगे बॉडी कैविटी को. बॉडी कैविटी और सीलोम, जो स्पेस है बिटवीन द मेसोडर्मल लेयर ऑफ द बॉडी कैविटी वो स्पेस है जहाँ हमारे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं. इट इज़ नोन एज द बॉडी कैविटी और सीलोम के बेसिस में पढ़ेंगे आप. अगर एनिमल के बॉडी में कैविटी प्रेजेंट है, अगर नहीं प्रेजेंट है तो इट इज़ एसीलोमेट, अगर प्रेजेंट है तो इट इज़ सीलोमेट, अगर पाउचेस के फॉर्म में है स्यूडोसीलोमेट्स. वी विल स्टडी दैट. फिर आप पढ़ेंगे सेगमेंटेशन क्या है? अगर आप बॉडी को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं. सो वी विल स्टडी कि बॉडी में अगर सेगमेंटेशन प्रेजेंट है कि नहीं. अगर प्रेजेंट है तो ट्रू सेगमेंटेशन है या फॉल्स सेगमेंटेशन है. फिर we'll study the if there is presence of notochord. अगर notochord present है तो they are known as chordates. अगर notochord absent है तो they are known as non-chordates. Present so they are known as chordates. If they are absent so they are known as non-chordates. फिर आप पढ़ेंगे presence of digestive and the circulatory system. So presence of digestive system and circulatory system. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम में आप पढ़ेंगे इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है. सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़ेंगे
ओपन है, क्लोज है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, सारे सिस्टम्स पढ़ेंगे हम इसके बाद। सो टिल नाउ वी हैव सीन कि हम किस बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं, उसके हैबिटेट के बेसिस पे, हैबिट के बेसिस पे, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे, बॉडी प्लान पे, सिमेट्री पे, जर्म लेयर्स के बेसिस पे, उसकी सीलोम के बेसिस पे, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड एंड प्रेजेंस ऑफ ऑल द सिस्टम्स, डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो टिल नाउ यहीं तक पढ़ेंगे आप, उसके बाद रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।